स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं उनके लिए जो सीरीज चल रहा है उसका क्लास 9 आज आपके लिए है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं इसमें सारे, और अभी आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल्स का क्वेश्चन सीरीज इसमें चल रहा है सब्जेक्ट वाइज में। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आपकी अपकमिंग जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, लोको पायलट के लिए, टेक्नीशियन, यूपी PCL, UP आर्फिनल, TG2, DMRC, LMRC और जितने भी PGCIL, DRDO या जो भी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं आपके इलेक्ट्रीशियन, अगर आपका ट्रेड है तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आगे इसी पे आपको सारी सीरीज़ मिलेगी। साथ ही साथ फिटर, वेल्डर और बाकी ट्रेड की सीरीज़ भी जल्दी ही स्टार्ट की जाएगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो उनको कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक खोखले गोलीय चालक के भीतर इनसाइड ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। ऑप्शन ए है आपका विद्युत क्षेत्रफल 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ऑप्शन बी है विद्युत क्षेत्र स्थिर होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ऑप्शन सी है विद्युत क्षेत्र चालक को दिए जाने वाले आवेश की मात्रा के अनुसार बदलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ चार्ज अप्लाइड टू द कंडक्टर। ऑप्शन डी है विद्युत क्षेत्र के गोलक के केंद्र से दूरी के अनुसार बदलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? विद्युत क्षेत्रफल 0 होता है, क्योंकि जो एक स्थिर होता है, एक खोखला गोलीय जो चालक होता है, उसके भीतर हमेशा विद्युत क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पैरेलल पेयर ऑफ रेजिस्टेंस इज। ऑप्शन ए है समान, सिमिलर। ऑप्शन बी है भिन्न, डिफरेंट। ऑप्शन सी है प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। या ऑप्शन डी है प्रभावी प्रतिरोध पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सिमिलर। कैसे सिमिलर होता है? देखिए, आपने देखा होगा पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस है या पैरेलल सर्किट है कोई, तो उसमें पैरेलल में वोल्टेज जो हमारा होता है समांतर में, वोल्टेज हमेशा इक्वल होता है। मतलब अगर इस तरह से कोई आपका यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है ये, और इस तरह पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस के बीच जो वोल्टेज होगा वो सिमिलर होगा, करंट दोनों में डिफरेंस होगा। सिमिलरली जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, इस तरह सीरीज में जब कनेक्ट रहता है तो इसमें क्या होता है, करंट आपका सिमिलर होता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन करंट जो होता है वो सिमिलर होता है। और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सिमिलर होता है, लेकिन करंट जो होता है वो बंट जाता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध के समांतर जोड़ के सिरे पर विभवांतर मीन्स वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो वो समान होगा। ठीक है, अगर यही करंट पूछता तो आप डिफरेंट लगाते यहाँ पे, या यहाँ पे अगर सीरीज पूछता तब भी आप डिफरेंट लगाते। तो ये क्लियर रहिए, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सिमिलर होता है, पैरेलल में वोल्टेज, और सीरीज में करंट हमेशा सिमिलर होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित से लगभग मिलता जुलता है। कूलाम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है इसका आपका न्यूटन का गति का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऊर्जा संरक्षण नियम, एनर्जी कंजर्वेशन रूल्स। ऑप्शन सी है गैस थ्योरम, या ऑप्शन डी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो आपका कूलाम का नियम क्या कहता है, बेसिकली अगर दो आवेश रहते हैं तो उनके बीच का क्या कहता है, फोर्स का। कूलाम का नियम होता है आपका Q1 Q2 अपान दोनों के बीच की दूरी जो होती है उसका स्क्वायर, ये नॉर्मली होता है कूलाम का नियम। तो ये किससे मिलता जुलता, अगर आप देखें कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है वो भी इसी टाइप से होता है, m1 m2 अपान g स्क्वायर के। ठीक है, तो इसी से ये मिलता जुलता है। तो ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो है ऑलमोस्ट लगभग कूलाम का जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फोर्स का जो सिद्धांत है उसके इक्वल होता है या एक जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किन प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस विल हैव द मैक्सिमम साइज। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट बिल्कुल आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए है 10 ओम, 50 वाट पर ओम। ठीक है, 10 ओम उसकी वैल्यू है, और ये उसका रेजिस्टेंस का एक पावर होता है, ये उसका पावर है। ठीक है, ऑप्शन बी है 100 ओम, 10 वाट पर ओम। ऑप्शन सी है 1 किलो ओम का है बेसिकली, एंड 10 वाट पर ओम है। ऑप्शन डी है 10 मेगा ओम,
और हाफ ओम वाट प्रति ओम, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो दिया हुआ है ये आपका रजिस्टेंस का पावर है, वाटेज है, और ये आपका रजिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक है। ओम में रजिस्टेंस की यूनिट होती है आपके, और ये उसकी पावर है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है बेसिकली कि कौन सा अधिक साइज का होगा, मतलब इसमें से बड़ा कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसका अगर सही ऑप्शन देखेंगे तो यह है आपका 10 ओम और 50 वाट पर ओम का। ये कैसे होगा, साइज एक्चुअली रजिस्टेंस का साइज जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है उसके वाटेज से। अगर मान लीजिए आपको 10 ओम का एक रजिस्टेंस है और वो है 10 वाट का, 10 वाट पर ओम का, और एक 10 ओम का रजिस्टेंस है और ये है आपका 20 वाट पर ओम का, तो साइज हमेशा वो होगा बड़ा होगा जिसका वाटेज या पावर जिसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 50 वाट पर ओम, ऑप्शन ए, इसका पावर ज़्यादा है, तो ये आपका साइज में हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे ओम पे मत जाइए, ओम आपका कितना भी हो, अगर यही कोई हमारा 50 ओम का रजिस्टेंस है और ये 5 वाट पर आवर का है, तब भी साइज जो बड़ा होगा वो 10 वाट पर ओम वाले का होगा, ठीक है। तो वाटेज पे ध्यान दीजिएगा, जो पावर होता है रेजिस्टेंस का वो जिसका ज़्यादा है साइज में हमेशा वही बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है, प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वोल्ट बल्ब इज 500 ओम, हाउ लॉन्ग विल दिस बल्ब वर्क फॉर ईच किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। ऑप्शन है आपका 20 घंटे, ऑप्शन है 40 घंटे, ऑप्शन सी 50 घंटे, ऑप्शन डी 60 घंटे। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है आपका 100 वोल्ट और रेजिस्टेंस आर दे रखा है 500 ओम, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई इक्वल टू क्या होता है आपका वी आई इंटू टी, टी आपका यहाँ टाइम होता है, ठीक है। और आपसे यहाँ पे टाइम ही पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई अपॉन वी आई, ठीक है। अब आई चूँकि हमें पता नहीं है, तो आई हमें अगर पता नहीं है तो हमें रेजिस्टेंस पता है, तो आई को हम अगर रेजिस्टेंस के रूप में लिखने जाएं तो क्या होता है, हमें पता है वी बराबर होता है आई आर, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आर, ठीक है। तो आई के स्थान पे क्या रख देंगे हम वी बाई आर, तो ई अपॉन वी यहाँ पे क्या हो गया वी बाई आर, ठीक है। तो आर ऊपर चला जाएगा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू आर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आपके पास ई की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए क्या ले रखा है, प्रत्येक किलोवाट के लिए आपसे पूछ रहा है। तो 1 किलोवाट मतलब कितना हो गया 1000 वाट, तो ई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है। 1000 इंटू आर की वैल्यू कितना है 500, वी कितना दिया है 100, स्क्वायर है यानी 100 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, कितना बचा आपका 10 बचे 50, ठीक है। कितना आ गया टी का वैल्यू 50 घंटे, ठीक है। तो 50 घंटे आके आपका वैल्यू सही आंसर, तो आपका क्या है ऑप्शन सी सही होगा। देखते हैं, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है, ई इक्वल टू होता है वी आई टी, यहाँ से टी इक्वल टू हो जाएगा ई अपान वी आई, आई बराबर वी बाई आर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आर ऊपर आ जाएगा ई आर अपान वी स्क्वायर। यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, आर की वैल्यू 500 और वी की वैल्यू 100, आपका ऑप्शन आ जाएगा 50 घंटे सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86, समांतर में संबंधित दो एक जैसे 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं, प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज होगी। द वोल्टेज ऑन ईच लैंप कनेक्टेड इन पैरेलल टू आइडेंटिकल 240 वोल्ट सोर्स सप्लाई विल बी। यहाँ पे क्या है आपका एक लैंप है, वो 240 वोल्ट सोर्स से समांतर में लगा हुआ है। ये मान लीजिए आपका 240 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है। तो समांतर में लगा हुआ है यहाँ पे, ये मान लीजिए आपका लैंप हो गया, ठीक है। ये आपका लैंप हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो 240 वोल्ट में ये भी लैंप लगा, मान लीजिए L1 है ये L2 है, दोनों समांतर में लगे हुए हैं 240 वोल्ट के सोर्स से, ठीक है। तो प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज कितना होगा। पीछे हमने आपको बताया था कि समांतर में जो होता है वोल्टेज हमेशा इक्वल होता है, करंट अलग होती है, ठीक है।
वोल्टेज इक्वल होता है, करंट अलग होती है। वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट सोर्स है, तो यहाँ पे भी आपको 240 मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 240 मिलेगा। तो आंसर आपका कितना होगा, 240। समांतर में वोल्टेज इक्वल होता है, सीरीज में धारा इक्वल होती है, बराबर होती है। बस इतना याद रखिए, सिंपल सा। सही आंसर क्या है आपका, 240 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ करंट फ्लो थ्रो। ठीक है, ये स्ट्रीम नहीं, यहाँ पे ये करंट है एक्चुअली। ठीक है, करंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका यादृच्छिकता, यानी बिना किसी नियम के, रैंडमली। ऑप्शन बी है धनाग्र से ऋणाग्र की ओर, पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। ऑप्शन सी है आपका ऋणाग्र से धनाग्र की ओर, फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड। या ऑप्शन डी है किसी भी दिशा में। आपसे पूछ रहा है बेसिकली कि धारा का जो सिद्धांत होता है, धारा किस तरफ फ्लो होती है। तो किसी भी दिशा में तो फ्लो नहीं होती, धारा किधर फ्लो होती है, हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, धारा हमेशा ध्यान रखिएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, यूपीपीसीएल में और कई एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, धनाग्र से ऋणाग्र की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 है। टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को श्रेणी में लगाया जाता है। टेक्नीशियन बी कहता है समांतर में। कौन सही है? टेक्नीशियन ए सेज दैट वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू सीरीज टू मेजर वोल्टेज एंड टेक्नीशियन बी सेज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए टेक्नीशियन सही है, ऑप्शन बी टेक्नीशियन सही है, ऑप्शन सी टेक्नीशियन ए टेक्नीशियन बी दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी ना तो टेक्नीशियन ए सही है ना ही टेक्नीशियन बी सही है, नाइदर टेक्नीशियन ए नॉर टेक्नीशियन बी। तो वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं हमेशा? वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में लगाने से ही हम सही वोल्टेज उसका मेजर कर पाएंगे। जैसा कि आपने पढ़ा भी, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा इक्वल होता है। तो इसमें टेक्नीशियन बी कह रहा है, चूंकि पैरेलल में लगाएं इसलिए टेक्नीशियन बी यहाँ पर सही है। वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से हम मेजर करते हैं बेसिकली वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज हमेशा हम पैरेलल में मेजर करते हैं। ठीक, उसी जगह हम करंट की बात करें, करंट हम किससे मेजर करते हैं आप हमको कमेंट में बताएंगे। करंट मेजर करने के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, और उसको हम सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में, समांतर में लगाते हैं या श्रेणी में, ये आप हमको कमेंट में बताएंगे कि करंट हम किससे मेजर करते हैं, और समांतर में मेजर करते हैं या सीरीज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आदर्श करंट सोर्स में इन एन आइडियल करंट सोर्स, ऑप्शन ए है आंतरिक चालकता शून्य होती है, इंटरनल कंडक्टिविटी इज जीरो। ऑप्शन बी है आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो। ऑप्शन सी है लोड ना होने पर वोल्टेज शून्य होता है, वोल्टेज इज जीरो व्हेन देयर इज नो लोड। ऑप्शन डी है उर्मिकाएँ नहीं होती हैं, देयर आर नो रिपल्स। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? आंतरिक चालकता शून्य होती है। जो आदर्श करंट सोर्स होता है बेसिकली, उसकी चालकता जो होती है, आंतरिक चालकता, वो हमेशा जीरो होती है। चालकता उसकी जीरो होती, आंतरिक चालकता जीरो होती है, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर आइडियल करंट सोर्स है तो वो अनंत होता है। मतलब उसको हम मानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनाइट होता है, और कंडक्टिविटी जो होती है वो जीरो होती है। तभी हम जो है मैक्सिमम जो है इसका हम मेजर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90। स्थैतिक विद्युत निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय, ऑप्शन ए है रासायनिक क्रिया केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन बी है फ्रिक्शन घर्षण, ऑप्शन सी है प्रेरण इंडक्शन, या ऑप्शन डी है घर्षण और प्रेरण दोनों, बोथ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। ठीक है, तो किस स्थैतिक विद्युत बेसिकली होता क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्थैतिक विद्युत जो होता है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये होता है किसी, जैसे आपने कभी अगर ध्यान दिया होगा कि कंघी जब आप करते हैं, उसके बाद वो कंघी को जब वैसे आप बालों के पास ले जाते हैं तो अक्सर बालों को आपको आकर्षित करता है। ये होता है बेसिकली स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यही होता है। कभी भी आप पेन को देखिए, पेन को आप रब कीजिए ऐसे अपने बालों पे, उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उनके सामने लाइए, तो वो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, मतलब वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक चार्ज जो है वो जनरेट हो जाता है, इसीलिए वो आकर्षित होते हैं। तो क्या करने से हो रहा है ये? वो कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रहा वहाँ पे, ना ही कोई इंडक्शन हो रहा है। ठीक, तो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन। बेसिकली आप बालों पे उसको जब फ्रिक्शन दे रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं,
तो उससे जो है वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही, ठीक है। इस तरह से आप देखते होंगे, कंघी को आप बालों पे रब कीजिए, उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े देखेंगे उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, ठीक है। यही है बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं, लेकिन उतना हमें ध्यान नहीं जाता कि क्यों हो रहा है। ये बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के आपकी सीरीज के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपको और चाहिए। थैंक यू सो मच।